हेलो वेलकम टु माई युट्युब फ्यामिली। आज चाहिँ म ध्रुवराठी सरले बनाउनु भएको फ्रुट सम्बन्धीको भिडियोमा रियाक्सन गर्न जाँदैछु। अनि हाम्रो नेपालमा पनि ध्रुवराठीको फ्यान चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो रिसर्चर अनि इन्फ्लुएन्सर हुनुहुन्छ। उहाँले बनाउनु भएको हरेक भिडियोहरू इन्फर्मेटिभ हुन्छन्। ठिक छ, आजको भिडियो पनि कस्तो हुनेछ हेरौँ न त। अनि यदि तपाईँहरू जो पनि नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र ध्रुवराठीलाई जसले मन पराउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मलाई पनि मन पराइदिनु होला। हुन्छ, आजको भिडियो चाहिँ हामी सुरु गरौँ है त। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, 14 फरवरी 2023 की बात है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फ्रूट जूसेस के ऊपर। इस वीडियो में मैंने पैकेज्ड फ्रूट जूसेस की असलियत बताई थी, क्या उनका इतिहास रहा है, कैसे उन्हें बनाया जाता है और आपकी हेल्थ पर उनका क्या इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन क्या हंगामा मचा था इस वीडियो पर उस वक्त, अगर आपको याद हो तो कितने ही न्यूज आर्टिकल्स में छपा था। मेरे ऊपर कोर्ट केस किया गया और इस वीडियो को यूट्यूब से हटाया गया। सायद साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि थाहा थिएन होला अनि कतिजनालाई थाहा थियो होला। मलाई चाहिँ थाहा थिएन कि उहाँको भिडियोमा कोर्ट केस परेको थियो र युट्युबबाट भिडियो नै हटाइएको थियो भनेर। ठिक छ, आज हेर्दै जाउँ न के रहेछ। मेरे लिए बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि ऐसे हेल्पफुल वीडियो को लेकर भी कोई कंपनी कोर्ट चली गई। यहाँ अगर कोई और यूट्यूबर होता तो शायद इस चीज को इग्नोर करके जाने देता, आखिर एक ही वीडियो की तो बात थी। लेकिन मैं यहाँ पर झुका नहीं, मैंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। लगभग 1.5 साल की मजबूत लड़ाई के बाद जस्टिस की जीत हुई और कोर्ट ने परमिशन दे दी मुझे ये वीडियो री अपलोड करने की। इसलिए आज ये वीडियो मैं दोबारा से आपके सामने पेश कर रहा हूँ दोस्तों। और इसी के साथ साथ एक और खुशखबरी आपको बताना चाहूंगा। पिछले महीने की इस खबर को देखिए, एक फेमस जूस कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने पैकेज जूसेस में शुगर कंटेंट को 21% से कट कर देगी। यही जीत थियो हामी सबैजनाको लागि, खुसी लाग्यो। तपाईलाई सेलेक्ट गर्छौँ कि सम्पूर्ण सर्वसाधारणको निम्ति तपाईँले यो भिडियो बनाउनु भयो र जुन कम्पनी फ्रुट जुसहरू बनाउने गर्दछन् उनीहरूले आफ्नो प्रोडक्सनमा चाहिँ सुधार ल्याएको भनेर तपाईँले भन्नुभयो, त्यसको लागि सल्युट। शुगर कंटेंट का ज्यादा होना एक बड़ा पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म था मेरे वीडियो में। तो ये हम सब लोगों की, सभी पब्लिक हेल्थ एक्टिविस्ट की ये बहुत बड़ी जीत है जिनके एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हो पाया। मैं इस जीत को भारत के बच्चों को डेडिकेट करना चाहूंगा जिन्हें उनके टिफिन में ये पैकेज फ्रूट जूसेस नहीं मिलने चाहिए। हामी यो रिएक्सन भिडियोबाट चाहिँ यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि भारतको मात्र नभएर सम्पूर्ण अल ओभर वर्ल्डको बच्चाहरूको लागि, स्पेशली नेपालको लागि पनि, किनभने मैले नेपालबाटै रिएक्सन गर्दैछु, नेपालको बच्चाहरूको लागि पनि यो डेडिकेसन थियो। मैं अभी भी ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए जानते हैं पैकेज्ड फ्रूट जूसेस की असलियत। नमस्कार दोस्तों, पेप्सी कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ये तो अब हम में से हर कोई जानता है। लेकिन इनके ऑल्टरनेटिव के तौर पर अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अगर आपको कोई हेल्दी ड्रिंक पीनी ही है तो फ्रूट जूस पी लो। और ये फ्रूट जूस बनाने वाली कंपनीज अपनी मार्केटिंग भी इसी तरीके से करती हैं कि बड़ी ही हेल्दी ड्रिंक है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ढेर सारे मिनरल्स और विटामिन डले हैं, आपके बच्चे को पूरी न्यूट्रिशन मिलेगी इस छोटे से टेट्रा पैक। स्पेशली बच्चों की तरफ जबरदस्त मार्केटिंग करी जाती है इन फ्रूट जूस कंपनीज के द्वारा। तो कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस कुछ मायनों में आपकी हेल्थ के लिए उतने ही हानिकारक हैं जितने। अच्छा, मलाई पनि लाग्ने गर्थ्यो कि सायद फ्रुट जुस अथवा सफ्ट ड्रिङ्कहरू चाहिँ स्वास्थ्यको लागि फाइदा हुन्छ, अल्कोहोलिक चिजहरू भन्दा चाहिँ यी चिजहरू सायदै राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर आज चाहिँ डाउट मेरो मनमा पनि आएको छ। ठिक छ, अगाडि हेर्दै जाउँ के भन्नुहुन्छ उहाँले। ये कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक, आइए आज के वीडियो में इनको गहराई से समझते हैं। शुरुआत फ्रूट से करते हैं दोस्तों। क्या फ्रूट्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं? बिल्कुल है।
इस बात में कोई शक नहीं है, हमारी डेली डाइट का फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर है, फाइबर भी बहुत ज्यादा है और एंटीऑक्सीडेंट्स की भी काफी ज्यादा मात्रा आपको फ्रूट्स में मिलेगी। एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर और हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स में आपको मिलेंगे फ्लेवोनॉइड्स, जो एक टाइप के प्लांट पिगमेंट्स होते हैं। रिसर्च ने हमें बताया है कि इन्हें खाने से आपका मूड भी बेहतर होता है। इसके अलावा ढेरों रिसर्च पेपर्स हमें बताते हैं कि फ्रूट्स खाने से हार्ट डिजीज, कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज का रिस्क कम होता है। लेकिन दूसरी तरफ पैकेज्ड फ्रूट जूसेस को लेकर रिसर्च पेपर्स कुछ उल्टा ही बताते हैं। 4 स्टडीज की एक मेटा एनालिसिस करी गई थी करीब 2 लाख पार्टिसिपेंट्स पर, जिसमें बताया कि फ्रूट जूसेस पीने से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें फ्रूट जूसेस का इतिहास समझना होगा। तो आइए टाइम में पीछे चलते हैं और फ्रूट जूसेस की डेवलपमेंट को देखते हैं। इंसानों के द्वारा फ्रूट जूसेस को एक्चुअली में इतने पुराने समय से कंज्यूम किया जा रहा है कि आपको इसका मेंशन आयुर्वेद में भी मिलेगा। आयुर्वेद में लिखा गया है कि अगर आपको थकान हो रही है, थकान हटानी है, तो फ्रेश ऑरेंज जूस पीजिए, इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ रॉक सॉल्ट डला हो। आयुर्वेद में ऋतुचर्या का मतलब है कि अपना लाइफस्टाइल बदलना सीजन के हिसाब से। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में रेकमेंड किया गया है कि मैंगो जूस जैसे फ्रूट जूसेस पीजिए। सिमिलर फ्रूट जूसेस के मेंशन आपको बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में भी मिल जाएंगे। अंगूर का जूस यानी ग्रेप जूस को अगर ज्यादा देर तक रखा जाए तो वो फर्मेंट हो जाता है और वाइन में बदल जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में हमें दोनों वाइन और ग्रेप जूस के बारे में सेपरेटली सुनने को मिलता है। चैप्टर 6 वर्स 2 और 3 भगवान प्रॉफिट मोसेस को कहते हैं, अगर प्रॉफिट इजराइल की ट्राइब्स में से कोई आदमी या औरत एक नेज़िराइट वो लेना चाहता है, यानी कुछ समय तक खुद को भगवान को डेडिकेट कर देना चाहता है, तो उसे वाइन नहीं पीनी चाहिए। इनफैक्ट कोई भी फर्मेंटेड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। वाइन से बना हुआ विनेगर बंद, ग्रेप्स का जूस बंद और ग्रेप्स और किशमिश भी नहीं खाने चाहिए। वाइन, विनेगर और अंगूर का जूस, इन तीनों चीजों के लिए अलग अलग हिब्रू शब्दों का प्रयोग किया गया है। मलाई चाहिँ साथीहरू एउटा कुरा के मनपर्छ भने उहाँले जसरी रिसर्च गर्ने तरिका जुन इनडेप्थमा गएर जुनसुकै सब्जेक्टको इनडेप्थमा गएर सब्जेक्ट निकाल्नुहुन्छ रिसर्च, त्यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ कि कुनै चाहिँ आयुर्वेदबाट निकाल्नुहुन्छ, कुनै चाहिँ बाइबलको ओल्ड टेस्टमेन्टबाट निकाल्नुहुन्छ, अर्थात् यस्तै अरू कुनै सब्जेक्ट जुन चाहिँ धेरै गहिरो रिसर्च मार्फत मात्रै थाहा पाउन सकिन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँले पत्ता लाउनुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ, रिसर्च गर्नुहुन्छ र तपाईँ हामीलाई पस्किनुहुन्छ, तपाईँ हामीलाई चाहिँ देखाउनुहुन्छ। यो चाहिँ एकदमै मनपर्छ। सो थ्याङ्क यू फर दिस इन्फर्मेसन मिस्टर ध्रुव राठी। इन शोमेत्स और मिश्रों, जॉर्डन के देश के पास जो डेड सी है, वहां कुछ पुराने एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाए गए थे हिब्रू भाषा में लिखे हुए। डेटिंग करी इनकी तो पता चला ये 150 बीसी में लिखे गए थे और इनमें अनार के जूस का मेंशन किया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि फ्रूट जूस का इतिहास आइसक्रीम के इतिहास से काफी मिलता जुलता है। कई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिला है कि चाइना, ईरान, रोम, ग्रीस, इजिप्ट के लोग पुराने जमानों में बर्फ या स्नो को अक्सर मीठा बना देते थे, उस पर शहद डाल के या फ्रूट जूसेस डाल के। अलेक्जेंडर जो राजा थे, उनके बारे में बताया जाता है कि वो इस तरीके के आइसक्रीम के बड़े एडिक्ट थे। लेकिन इन जमानों में फ्रूट जूस का मतलब होता था फ्रेश फ्रूट जूस। अब अगर हम टाइम में फास्ट फॉरवर्ड करें तो 1750 के अराउंड हमें पहला केस देखने को मिलता है जहां पर फ्रूट जूस को प्रिजर्व किया जाने लगा। इस जमाने में दोस्तों जो इंग्लिश सेलर्स होते थे, जो जहाजों पर निकलते थे अपनी लंबी वॉयजेस करने के लिए, उन सेलर्स में पाया गया था कि स्कर्वी नाम की एक बीमारी बड़ी कॉमन होती थी। स्कर्वी एक्चुअली में विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। विटामिन सी का आविष्कार होने में अभी भी 180 साल बाकी थे, लेकिन डॉक्टर जेम्स लिंड के एक्सपेरिमेंट्स ने पता लगाया कि ये जो स्कर्वी की बीमारी है, इससे बचा जा सकता है संतरे और नींबू खाकर। तो इंग्लैंड की जो रॉयल नेवी थी, उन्होंने मैंडेटरी किया कि जो सेलर्स जहाज में जा रहे हैं उन्हें लाइम जूस और लेमन जूस दिया जाए। इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के मिल्यो भने साथीहरू, जुन स्कर्वी नामको रोग लागेर चाहिँ धेरैजना मानिसहरू बिरामी भए र त्यो चाहिँ भिटामिन सी को कमीले गर्दा भएको र त्यसको लागि चाहिँ सुन्तला अनि अरू के फलफुल थियो, मेवा अनि आँपहरू भनेर जुन भन्दै हुनुहुन्छ, यो कुरा चाहिँ हाम्रो बुवा मम्मीहरूले नि भन्नुहुन्थ्यो, यो भिटामिन सी को कमीले लाग्ने भनेर पनि त्यो चाहिँ थाहा थिएन होला सायद उहाँहरूलाई। तर के थाहा थियो भने हाम्रो ओठहरूमा अथवा जिब्रोहरूमा त्यो सानो सानो खतिराहरू आउँथ्यो, घाउहरू आउँथ्यो, त्यसलाई चाहिँ पहेँलो फलफुल खाएपछि निको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। जस्तै केरा, सुन्तला अनि मेवा अनि आँपहरू चाहिँ खानुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो। यो कुरा चाहिँ मलाई पनि आज चित्त बुझ्यो है, यो कुरा सुनेर एकदमै खुसी लाग्यो। ओके, लेट्स कन्टिन्यू। प्रॉब्लम ये थी कि इस जूस को प्रिजर्व करके कैसे रखा जाए।
ये खराब हो जाएगा ये महीनों लंबे सफर में। किसी ने नोटिस किया कि इस फ्रूट जूस को प्रिजर्व किया जा सकता है अगर इसमें रम, पानी और चीनी मिला दी जाए तो। और ये जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, फ्रूट जूस, रम, पानी और चीनी का, ये एक पॉपुलर कॉकटेल है जो कि आज के दिन भी आपको पीने को मिलेगी, जिसका नाम है डाइकिरी। बाद में साल 1867 में एक बंदा था लोकलान रोज नाम से, इसने रियलाइज किया कि एक्चुअली में प्रिजर्व करने के लिए फ्रूट जूस को रम और पानी की जरूरत नहीं, सिर्फ चीनी भी वो काम कर सकती है। यहाँ पर आविष्कार हुआ दोस्तों दुनिया के पहले कमर्शियल फ्रूट कॉन्सेंट्रेट का। फ्रूट जूस को प्रिजर्व किया जा रहा है उसमें चीनी ऐड करके। यहीं पर पहला ब्रांडेड बॉटल्ड जूस भी बेचा जाने लगा। लोकलान रोज ने अपनी फैक्ट्री बनाई और इन जहाजों में जाने वाले सेलर्स के लिए अपना रोज लाइम जूस बनाया। इसे बॉटल में डाल के बड़े ही आकर्षित तरीके से लेबल किया जाता था कि सेलर्स के लिए ये दवाई की तरह है। इसी समय के अराउंड एक और आदमी थे अमेरिका में, थॉमस वेल्च नाम से, जो कि चर्च में एक प्रीचर थे। अब अनलाइक मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और जूस के लिए वाइन पीना गलत नहीं माना जाता। इनफैक्ट ब्रेड और वाइन तो इनके रिचुअल का भी हिस्सा है। लेकिन थॉमस वेल्च ने एक ऑल्टरनेटिव मूवमेंट की शुरुआत करी। क्रिश्चियंस में इन्होंने कहा कि हमें अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए। अल्कोहल पीना वैसे भी हेल्थ के लिए काफी हानिकारक होता है। एक लेटेस्ट रिसर्च अभी आई थी जिसने बताया था कि थोड़ी सी मात्रा भी अल्कोहल की हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती। कई सारे देश थे जो पहले अपनी गाइडलाइंस में कहा करते थे कि एक दिन में 1 ग्लास वाइन पियोगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन अब बहुत से देशों ने अपनी गाइडलाइंस भी अपडेट कर दी है। जैसे कि इस आर्टिकल को देखिए, कनाडा की नई गाइडलाइंस के अनुसार अल्कोहल का कोई छोटा सा अमाउंट भी आपके लिए हेल्दी नहीं है। और अपडेट से याद आया दोस्तों, मेरे चैट जीपीटी कोर्स का अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट लाइव हो चुका है। 2 घंटे वर्थ के नए लेसन अब ऐड किए जा चुके हैं। अब ये टोटल कोर्स 8.5 घंटे का बन चुका है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैट जीपीटी की ढेर सारी नई चीजों की बात करी गई है। और चैट जीपीटी के अलावा परप्लेक्सिटी एआई जैसे सॉफ्टवेयर्स को भी अब मैंने इस कोर्स में इंक्लूड कर दिया है। नए लेसन्स में अब आप सीख सकते हैं कैसे खुद से अपने जीपीटीज बनाने हैं, कैसे अपने रिसर्च और आईटी के कामों के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि आप में से जो लोग इस कोर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं उन सब के लिए ये अपडेट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो जरूर चेकआउट करिए। ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एआई चैटबॉट्स के ऊपर कोर्स है। इस कोर्स को लेने के बाद आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी अपने स्कूल के कामों में, अपने ऑफिस के कामों में और अपने घर के कामों में कई गुना बढ़ा पाएंगे। स्क्रीन पर देखिए जिन लोगों ने इस कोर्स को कंप्लीट किया है उनका कितना जबरदस्त फीडबैक रहा है। ऐसी ऐसी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी कि उन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी पॉसिबल होता है। आप में से पहले 1000 लोगों के लिए एक स्पेशल लिमिटेड कूपन कोड R41 आपको 41% ऑफ मिलेगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। जल्दी से ओके साथीहरु, तपाईहरुलाई पनि च्याट जीपीटीको बारेमा अथवा आफ्नो टाइम म्यानेजमेन्टको बारेमा धेरै कुराको बारेमा जानकारी दिनु छ भने ध्रुव राठी युट्युब च्यानलमा गएर उहाँको च्याट जीपीटीको कोर्सलाई तपाईहरुले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, कोर्सलाई लिन सक्नुहुन्छ। अनि स्पेशल अफर पनि चलेको छ, तपाईले यो भिडियो हेरेर पनि उहाँको कोर्सलाई लिन सक्नुहुन्छ। ओके, जाकर चेकआउट कर लीजिए। और अब थॉमस वेल्च पर वापस आए तो थॉमस ने क्रिश्चियन से कहा कि वाइन पीना बंद करो और मेरी अनफर्मेंटेड वाइन पियो, जो कि ग्रेप जूस होता है। और कई चर्चेज ने एक्चुअली में थॉमस की सुन भी ली और एक नॉन अल्कोहलिक कम्युनिटी शुरू हुई क्रिश्चियंस में। इनफैक्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी के बाहर भी अमेरिका में कुछ लोगों को बड़ी आदत पड़ गई ग्रेप जूस की। और इसी रीजन से थॉमस वेल्च जिस जगह में रहते थे, वेस्टफील्ड, उस जगह को आज के दिन ग्रेप जूस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। अमेरिका एकजना मान्छेको सोचले धेरै कुरा परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो पनि उहाँको भिडियोबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अमेरिकन फ्रूट जूस इंडस्ट्री की यहाँ से शुरुआत हुई। अब थॉमस वेल्च ने एक नए तरीके का भी इस्तेमाल करना शुरू किया फ्रूट जूस को ज्यादा देर तक प्रिजर्व रखने के लिए। इस नए तरीके का नाम था पैस्चराइजेशन। आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा ये, हम दूध को भी पैस्चराइज करते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है हीट का इस्तेमाल करना बैक्टीरिया और वायरसेस को मारने के लिए। ग्रेप जूस के बाद ऑरेंज जूस को भी पैस्चराइज किया जाने लगा। जो लोग संतरों को उगाने लग रहे थे उन्होंने देखा कि अगर हम बहुत ज्यादा सप्लाई प्रोड्यूस कर रहे हैं और कहीं स्टोर करने की जगह नहीं है संतरों को, तो क्यों ना हम उन संतरों का जूस बनाएं और उसे पैस्चराइज कर लें ताकि जूस को बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सके। इस समय पर जो पैकेज फ्रूट जूसेस का बिजनेस था वो फ्रेश फ्रूट जूसेस के बिजनेस से ज्यादा अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर हमारी कहानी में एक ऐसा इन्वेंशन होता है जो फ्रेश फ्रूट जूसेस को बढ़ावा देता है। रॉ फूड्स एडवोकेट नॉर्मन वॉकर पहले जूसर का इन्वेंशन करते हैं। पहली बार एक बड़ी मशीन बनाई जाती है जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को पहले ग्रेट करेगी, फिर उन्हें निचोड़ेगी और नीचे से निकलेगा फ्रेश फ्रूट जूस। ये समय था अर्ली 1900s। नॉर्मन कैलिफोर्निया जाते हैं और अपना खुद का एक जूस बार स्टार्ट करते हैं। अपनी पूरी जिंदगी ये बिताते हैं रॉ फ्रेश फूड्स और फ्रेश जूसेस को प्रमोट करने में। 12 किताबें लिखते हैं।
और 99 ईयर्स तक जीते हैं। ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय में इतनी लंबी उम्र तक जीना कॉमन नहीं था और शायद क्रेडिट इनके हेल्दी लाइफस्टाइल को दिया जा सकता है। आगे चलकर लेट 1950s में पहले ग्राइंडिंग जूसर का इन्वेंशन होता है, इसे चैंपियन जूसर कहा जाता है। इसके बाद फिर आते हैं सेंट्रीफ्यूगल जूसर। इन आविष्कारों के बाद जो फ्रूट अहिलेसम्म हामीले यो भिडियो हेर्दै गर्दा चाहिँ फ्रुट जुस बनाउने तरिकामा पनि धेरै इभोल्युसन भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। किनभने सुरुमा जुन घरेलु विधिबाट फ्रुट जुसहरू निकालिने गरेको र अहिलेसम्म आउँदा विभिन्न प्रक्रिया अथवा विभिन्न मेसिनहरूको आविष्कार गर्दै अनि जुन आजको दिनसम्म तपाईँ र मैले प्रयोग गर्ने जुसहरू चाहिँ अलि ठुल्ठुला मोडर्न मेसिनहरूबाट चाहिँ बनाइएको कुरा चाहिँ थाहा पाउँछौँ। त्यो भएर जुस बनाउने पनि धेरै इभोल्युसन भएको रहेछ आजको दिनसम्म आउँदा। ओके, लेट्स सी इन फ्यूचर। जूस निकालने वाली मशीन्स थी वो और कॉम्पैक्ट, कन्वीनियंट और छोटी बन जाती हैं, जिसका मतलब ये कि लोग अपने घरों में ये मशीन्स खरीद के रख सकते हैं। यहाँ पर कोल्ड प्रेस जूसर्स और सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स के बारे में अक्सर एक डिबेट रहती है कि सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स उतना अच्छा जूस नहीं निकालते क्योंकि हीट और ऑक्सीडेशन की वजह से जो एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रूट्स में वो और कम हो जाते हैं। लेकिन इस चीज का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जूसर्स में भी जो टेम्परेचर है वो कोई इतना ज्यादा हाई नहीं होता। और जो रिसर्च करी गई है उनसे हमें यही पता लगता है कि न्यूट्रिशनली ऑलमोस्ट सिमिलर है जूस जो कोल्ड प्रेस जूसर से निकलता है और जो सेंट्रीफ्यूगल जूसर से निकलता है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों जगह से फ्रेश फ्रूट जूस ही निकल रहा है। पैकेज जूसेस की कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है साल 1963 में, जब एक स्वीडिश कंपनी टेट्रा पैक नाम से अपना टेट्रा ब्रिक पैकेट इंट्रोड्यूस करती है। सही सुना आपने दोस्तों, इस कंपनी का नाम ही टेट्रा पैक था और आज के दिन हम इस टाइप के पैकेट को टेट्रा पैक नाम से ही जानते हैं। दुनिया भर में ये इतना पॉपुलर है टेट्रा पैक। इस कंपनी के मालिक थे एक स्वीडिश इंडस्ट्रियलिस्ट रूबन रॉयसिंग। फ्रूट जूसेस का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाता है इसके बाद। अब ना सिर्फ महीनों तक स्टोर करना पॉसिबल है फ्रूट जूसेस को, बल्कि बहुत दूर दूर तक इसे ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और इतने कन्वीनियंट पैकेज में इसे बेचा भी जा सकता है जिससे लोग डायरेक्टली स्ट्रॉ लगाकर पी लें। इतना कन्वीनियंट, इतना सस्ता प्रोसेस कि आज के दिन तक हम टेट्रा पैक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आज इन टेट्रा पैक्स में किस तरीके का जूस मिलता है, आइए एक टिपिकल पॉपुलर जूस के ब्रांड को देखते हैं जो इंडिया में बिकता है। इसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट समझते हैं। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स यहाँ लिस्ट डाउन किए गए हैं। सेकंड कॉलम है यहाँ पर 100 ml का और तीसरा कॉलम है परसेंटेज ऑफ RDA का, यानी कि रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। इसका मतलब है कि एक आम इंसान के लिए एक दिन की रिक्वायरमेंट का कितना परसेंट हुआ। फॉर एग्जांपल सोडियम इसमें डला है 28 मिलीग्राम, जो कि पर सर्विंग 180 ml की सर्व में एक आम इंसान की दिन की 2.5% की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। कुछ भी नहीं है, कोई 50 पैकेट तो पिएगा नहीं इसके एक दिन के अंदर पूरी अपनी डेली रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। सेम चीज पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन के साथ कही जा सकती है। 1.7%, 1.5%, सिर्फ 1% कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर सिग्निफिकेंट अमाउंट में सिर्फ विटामिन सी डला है जो 75% डेली रिक्वायरमेंट मीट करता है। तो आपको सुनकर लगेगा कि चलो एक चीज तो अच्छी है कि कम से कम विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी इस जूस को पीने के बाद। बात बिल्कुल सही है, लेकिन चीज नोट करने वाली ये है दोस्तों कि विटामिन सी वैसे ही बहुत अबंडेंटली पाया जाता है नेचर में। अगर आपका बच्चा एक नींबू पानी का ग्लास पिएगा जिसमें एक नींबू का जूस डला हो, सारी रिकमेंडेड डेली अलाउंस पूरी हो जाएगी। वो नहीं पीना तो आधा संतरा काफी है पूरी डेली रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए। हामीलाई लाग्छ कि कति धेरै अमाउन्टमा हामीले फ्रुटहरूलाई युज गर्यो भने अथवा त्यसलाई खायो भने मात्रै हाम्रो भिटामिन सी को रिक्वायरमेन्ट पुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। मात्र आधी सुन्तला ठिक छ, गर्दै जाउँ अगाडि। और आमले का तो बहुत छोटा सा पीस, सिर्फ 1/10 ऑफ एक आमला सारी डेली अलाउंस पूरी कर सकता है। तो हाँ दोस्तों, हम उस 1700s के जमाने में नहीं जी रहे कि हम सब सेलर्स हो, जहाजों में बैठ के दूर दूर तक जाना हो, हमारी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी ना हो पा रही और हमें स्कर्वी हो जाए। आज के जमाने में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी करना सबसे आसान चीज है। सिर्फ इसके लिए इस टेट्रा पैक के जूस को पीने की जरूरत नहीं। तो एड्स में जो क्लेम किया जाता है कि ये फ्रूट जूसेस बच्चे के न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। विटामिन सी के अलावा इनमें और कोई भी न्यूट्रिएंट सिग्निफिकेंट मात्रा में मौजूद नहीं है। अब पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको दिखेगी पानी, वाटर, और इसके बाद लिखा गया है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस करीब 10%। भाई ये क्या जुमला हुआ?
जूस जो है वो सिर्फ 10% है और बाकी क्या पानी है? ये कैसे हो सकता है? इसके लिए समझना पड़ेगा दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट जूस क्या होता है। इसे फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट भी कहा जाता है और ये एक्चुअली में दोस्तों वो लिक्विड है जो जूस से निकलता है जब आप जूस से पानी निकाल दो। फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए अक्सर क्या किया जाता है इन कंपनियों के द्वारा, जो फ्रेश फ्रूट जूस होता है उसको ये गर्म कर देते हैं, पानी सारा इवेपोरेट होकर निकल जाता है और जो बचता है वो और कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होता है जूस का। ये लिक्विड ज्यादा गाढ़ा होता है और सिरप की तरह होता है। ये इकलौता तरीका नहीं है कॉन्सेंट्रेट बनाने का, आज के जमाने में कई तरीके हैं इसके। कुछ में इवेपोरेशन करी जाती है, कुछ में पैस्चराइजेशन करी जाती है फ्रूट जूस की, और कुछ में सिर्फ फिल्टरिंग करी जाती है। लेकिन एंड रिजल्ट ऐसा ही दिखता है फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, बहुत गाढ़ा और एक यसको मतलब फ्रुट जुस कन्सन्ट्रेट भनेको चाहिँ सायद जुसलाई पनि भिस्कस फर्ममा चाहिँ हामीले त्यो बनाउने रहेछौँ, सायद त्यसैलाई भन्न खोज्नुभयो होला। हेर्दा चाहिँ त्यस्तो देखिन्छ, शायद त्यही नै होला। ओके, लेट्स कन्टिन्यू। सिरप की तरह लिक्विड, डिपेंडिंग अपॉन कौन से तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है इस कॉन्सेंट्रेट को बनाने के लिए, अक्सर इस कॉन्सेंट्रेट का जो फ्लेवर होता है वो भी कम हो जाता है। टेस्ट में इसका फ्लेवर उतना फ्रूटी नहीं लगता, तो ये कंपनीज क्या करती हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डालती हैं ताकि इसका टेस्ट वापस फ्रूट जैसा बने। और फिर इन फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट्स को पानी के साथ मिक्स किया जाता है ये पैकेज्ड फ्रूट जूसेस बनाने के लिए। अब आप यहां पर पूछोगे भाई ये क्या मसला हुआ, पहले पानी को इवेपोरेट करके बाहर निकाला, कॉन्सेंट्रेट बनाया और फिर बाद में पानी के साथ मिक्स करके वापस से फ्रूट जूस बना दिया। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है दोस्तों क्योंकि इस कॉन्सेंट्रेट को ज्यादा देर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। इतनी जल्दी खराब नहीं होता है जितनी जल्दी कोई फ्रेश फ्रूट जूस खराब हो जाता है। तो कंपनीज के लिए पैकेजिंग कॉस्ट बचती है, स्टोरेज कॉस्ट बचती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचती है। लेकिन दूसरी तरफ इन कॉन्सेंट्रेट्स का नुकसान ये है कि ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स भी खत्म हो जाते हैं। खुद ही सोचकर देखो, यहाँ पर आपने फ्रेश फ्रूट जूस निकाला, उसका कॉन्सेंट्रेट बनाया, उसे इवेपोरेट करके पैस्चराइज करके गर्म किया आपने फ्रेश फ्रूट जूस को, और फिर उसे महीनों तक आप रखना चाहो एक जगह पर, कहां से वो बात रहेगी? यही कारण है इस इंग्रेडिएंट लिस्ट में आप आगे देखोगे इन्होंने लास्ट में लिख रखा है फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं, नेचुरल एंड नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस। कुछ नेचुरल फ्लेवर्स ऐड किए गए हैं ताकि इसका टेस्ट वापस फ्रूट जूस जैसा हो, और कुछ नेचर आइडेंटिकल फ्लेवरिंग सब्सटेंस यानी कुछ ऐसे केमिकल्स जिनका टेस्ट नेचर में मौजूद सब्सटेंसेस से काफी सिमिलर हो। और फिर इतनी सारी प्रोसेसिंग करने के बाद अक्सर कलर भी लूज हो जाता है जो जूस का एक्चुअल कलर होता है। ये कंपनीज चाहती हैं कि इनका कलर वैसा ही लगे जैसे फ्रेश फ्रूट जूसेस का लगता है, तो कलर्स भी ऐड किए जाते हैं। इस केस में INS 160 A2 और 3 ये वाला कलर है बीटा कैरोटीन। इसके बाद बाकी इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे। एसिडिटी रेगुलेटर जो डाल रखा है INS 330, स्टेबलाइजर्स 446 और 440 जिसमें कि 440 वाला पेक्टिन होता है, एक नेचुरल पॉलीसैकेराइड। अक्सर ये जो सिट्रिक एसिड ये दोबारा से डालते हैं ताकि जूस में थोड़ा और टेस्ट आए। और फिर आता है फाइनली हमारा सबसे खतरनाक इंग्रेडिएंट जो कि है शुगर। चीनी कितनी मौजूद है इसमें? 13.5 ग्राम पर 100 ml। शॉकिंग। ओ माय गॉड, यो चाहिँ हाम्रो लागि, हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ धेरै नै हो जस्तो लाग्छ है। पर 100 ml मा चाहिँ 13.5 ग्राम भनेको चाहिँ धेरै हो। चीज पता है क्या है दोस्तों? अगर आपको मेरा कोल्ड ड्रिंक्स वाला वीडियो याद है, उस वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है इनमें कितनी चीनी डली होती। अगर आपको याद हो ये नंबर था 10 to 13 ग्राम्स पर 100 ml की रेंज में। यहाँ पर जो चीनी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक फ्रूट जूस में और सॉफ्ट ड्रिंक में। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि शुरू में जैसा मैंने आपको बताया था, डायबिटीज 2 का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे पैकेज्ड फ्रूट जूस रेगुलरली पीने से। इसका ब्लेम सीधा इन कंपनीज पर जाता है क्योंकि यहाँ पर एडेड शुगर की मात्रा 13.5 ग्राम्स पर 100 ml में से 7.5 ग्राम्स पर 100 ml, यानी कि ये एक्स्ट्रा शुगर है जो इन कंपनीज ने डाली है। नेचुरल जो शुगर मौजूद है वो 13.5 माइनस 7.5 ग्राम सिर्फ 6 ग्राम्स पर 100 ml। और जैसा मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक्स वाले वीडियो में बताया था, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन बताता है कि हमारी बॉडी को कोई भी एडिड शुगर की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप इंसिस्ट करते हैं कि आप एडिड शुगर कंज्यूम करेंगे तो उनका कहना है कि जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 7 से 10 साल की है उनके लिए 24 ग्राम प्रतिदिन शुगर की लिमिट होनी चाहिए। और अगर कोई बच्चा इस पैकेज फ्रूट जूस को पीता है, 180 ml का पैक है ये, तो एडिड शुगर की मात्रा यहाँ पर 13.5 ग्राम्स हुई, यानी आधी से भी ज्यादा डेली शुगर कंजम्पशन जितनी हो सकती है एक बच्चे के लिए वो सब इस फ्रूट जूस के पैकेट में मौजूद है। अगर आप हर रोज इस एक फ्रूट जूस के पैकेट को कंज्यूम करेंगे, हैरानी मत मानना आगे चल के अगर आपको डायबिटीज हो जाए और आपको मन ही मन में लगता रहे कि मैंने तो पूरी जिंदगी बड़ी एक हेल्दी डाइट ली है, हेल्दी जूसेस पिए हैं सिर्फ। यहाँ पर मैं किसी एक फ्रूट जूस कंपनी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि सभी की हालत ऐसी है।
ये एक और फ्रूट जूस कंपनी के जूस का एग्जांपल लेकर देख लो, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। सिमिलर कैलोरी, सिमिलर एडेड शुगर। इंग्रेडिएंट की लिस्ट में देखोगे तो कुछ में स्टेबलाइजर्स डाल रखे हैं, कुछ में ये स्वीटनर 960 ये भी डाल रखा है। ओवरऑल ये फ्रूट जूसेस ना ही नेचुरल है, ना ही आपके लिए हेल्दी है, इवन दो इनकी एड्स आपको ये बार बार कहती है। अब ये जो चीज मैं आपको कहने लग रहा हूँ, यही चीज एंजेलिना लुइस नाम की एक औरत ने यूएस के कोर्ट में जाकर कही थी साल 2011 में। इस यंग औरत ने कैलिफोर्निया में एक केस फाइल किया ट्रॉपिकाना कंपनी के अगेंस्ट डिसेप्टिव एडवर्टाइजमेंट को लेकर। इस केस में कहा कि ये कंपनी अपनी एड्स दिखाते वक्त दिखा रही है कि एक संतरा रखा है जिसमें एक स्ट्रॉ डाल रखी है, मानो कि ये जूस जो आप पीने लग रहे हो ये 100% प्योर फ्रेश नेचुरल ऑरेंज जूस हो, सीधा संतरों से निकला। लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। इंस्टेड ये एक ऐसा प्रोडक्ट त्यही भने हरेक चिजको एडमा चाहिँ हामीले एडभर्टाइजमेन्टमा अर्को देखाइरहेको हुन्छ, रियालिटीमा अर्को भइरहेको हुन्छ। अब ठ्याक्कै नेचुरल फ्रुटमा स्ट्र राखेर चाहिँ दिएको एड देखाइरहेको हुन्छ, तर म्यानुफ्याक्चरमा अर्कै चाहिँ हुन्छ। सो हामी चाहिँ बी अवेर एभ्रिवान। अनि म पनि आजदेखि चाहिँ एकदमै अवेर हुन्छु। त्यसको अगाडि हेरौँ हजुर। है जिसे साइंटिफिकली इंजीनियर किया गया है, लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया गया है, तभी रीजन है कि 2 महीने से ज्यादा तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। कोर्ट में बड़ी लंबी बैटल चली इस चीज को लेकर, 7 साल लग गए, लेकिन एंड में जाकर एंजेलिना ये केस हार गई। टेक्निकल 7 इयर्ससम्मको लडाइँपछि पनि फेरि पनि हार, भाइ साहब मान्नुपर्छ। ग्राउंड्स के नाम पर शायद से यही चीज होगी अगर हम में से कोई इंडिया में इनके खिलाफ केस फाइल करने की कोशिश करेगा डिसेप्टिव टीवी एड्स को लेकर। कोई ना कोई टेक्निकल लूप होल यहाँ पर निकाल लेंगे और आप केस हार जाओगे। अब ये कोर्ट्स भले ही जजमेंट देते वक्त कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम निकाल दे, लेकिन मुझे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है अपनी जजमेंट देने में। ये बात बड़ी क्लियर है कि फ्रेश फ्रूट जूस पैकेज फ्रूट जूस के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेहतर है। इतना ज्यादा फर्क है इसमें कि पैकेज फ्रूट जूस को तो पीना भूल ही जाओ आप। स्पेशली बच्चों को तो ये बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि शुगर की मात्रा इसमें इतनी ज्यादा है, ये बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक पीने जैसा ही है। अब फ्रेश फ्रूट जूसेस की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी जजमेंट बड़ी क्लियर है। फ्रेश फ्रूट खाना फ्रेश फ्रूट जूस पीने से भी बेहतर है। आप पूछोगे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जूसिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें जो फाइबर की मात्रा मौजूद होती है फ्रूट में, वो बहुत घट जाती है। आपकी बॉडी को फाइबर की जरूरत होती है, वो फाइबर जो एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो आपको जूस में नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रूट में मिलेगा। दूसरा कारण है कि जूस जो है वो फ्लूइड है, फ्रूट सॉलिड है, तो जूस आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा तेजी से अब्जॉर्ब होता है। तेजी से अब्जॉर्ब होने का मतलब है कि आपकी ब्लड शुगर में चेंजेस ज्यादा तेजी से आते हैं, इंसुलिन लेवल आपके ज्यादा तेजी से बदलते हैं। शॉर्ट टर्म में 1-2 बारी के लिए कोई इतनी बेकार चीज नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर बार बार ऐसा होता रहा, सालों भर ऐसा होता रहा, तो इससे ब्लड शुगर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसे अवॉइड करने की एक बड़ी ही सिंपल टेक्निक है, जब भी आप फ्रेश फ्रूट जूस पिए कभी भी खाली पेट पर मत पीजिए। अब या तो खाना खाते हुए फ्रेश फ्रूट जूस को पीजिए, या फिर खाना खाने के बाद भरे हुए पेट पर फ्रूट जूसेस को पीजिए। इससे जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स में स्पाइक्स हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि जो खाना आप खा रहे हैं उसके साथ साथ धीरे धीरे ये फ्रूट जूस डाइजेस्ट होगा और लेवल्स ज्यादा कंट्रोल में रहेंगे। और ऑफ कोर्स ये भी चीज याद रखने वाली है कि मॉडरेशन इज द की। फ्रेश फ्रूट जूस अच्छा है हेल्थ के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि 2-2, 3-3 लीटर रोज पी जाओ। फ्रूट्स में भी नेचुरल शुगर मौजूद होती है और कैलोरीज बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती है जूस में फ्रूट्स के कंपैरिजन में, तो ज्यादा पियोगे तो उससे भी वेट गेन हो सकता है। कितनी मात्रा यहाँ पर सही है एक आम एडल्ट के लिए और 7+ ईयर्स बच्चों के लिए? कहा जाता है कि करीब 8 आउंस कप ऑफ फ्रूट जूस हर दिन पिया जा सकता है, जो कि 237 ml के अराउंड होता है। तो बेसिकली 1 ग्लास फ्रेश फ्रूट जूस का पीना अच्छा है। यहाँ पर एक और हेल्थियर सब्स्टिट्यूट है फ्रेश फ्रूट जूस का, जो कि है स्मूदीज। स्मूदीज को बनाते वक्त आप नॉर्मली एक ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं जिसमें फ्रूट को डायरेक्टली डाल देते हैं, तो यहाँ पर फ्रूट का जो फाइबर है वो लूज नहीं होता। अक्सर आप इसे बाकी नट्स, सीड्स और वेजिटेबल्स के साथ ही ब्लेंड कर सकते हैं या किसी और फ्लावर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं, तो और भी हेल्दी स्मूदी निकल कर आती है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन पता चले। और नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज का कौन से टॉपिक पर चाहेंगे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। चैट जीपीटी। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रिवान। फाइनली हामीले ध्रुवराठी सरको यो फ्रुट जुस सम्बन्धी भिडियोहरू हेरिसक्यौँ। उहाँको जो भिडियो बनाउने र एक्सप्लेनेसन गर्ने जुन तरिका छ र उहाँको रिसर्च छ, जुन हरेक चिजको चाहिँ इनडेप्थमा गएर उहाँले रिसर्च गरेर हाम्रो लागि चाहिँ भिडियो तयार पार्नुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै थ्याङ्क यू। अनि मेरो चाहिँ यो रियाक्सन भिडियो एकदमै नयाँ हो, पहिलो रियाक्सन भिडियो हो। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ भनिदिनुहोस्। अनि स्पेसल्ली म चाहिँ नेपालबाट रियाक्सन भिडियो बनाउँदैछु, किनकि नेपालमा पनि ध्रुवराठी सरलाई चाहिँ मन पराउने र उहाँको
जो डायलग डेलिभरी छ अथवा उहाँको जुन रिसर्च गर्ने तरिका छ, यो सबै कुरा र जुन रियालिटी बेसमा उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो कुराको चाहिँ एकदमै फ्यान हुनुहुन्छ नेपालबाट पनि। सो सबैजनाले लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। ओके, बाई बाई। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।